बच्चों हम लोग क्लास 12 आप लोग का जो लेसन चल रहा है विद्युत धारिता, उसी में आगे वाले टॉपिक कंटिन्यूशन में लेके चल रहे हैं। ये है तुम्हारा आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, है ना। इससे पहले भी आप लोगों ने स्थितिज ऊर्जा निकाली थी, लेकिन वो चालक की थी, आवेशित चालक की थी। ये संधारित्र की है। तो आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, डेफिनेशन सेम वही है। किसी आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा उसे आवेशित करने में बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। बच्चों शुरू में क्या होता है, जो कैपेसिटर हमारा होता है, जैसे मान लो ये कैपेसिटर है, इस पर शुरू में जो आवेश होगा वो हमारा क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इसको क्यू आवेश देने में, जब आप आवेश देते हो तो आवेश को छोटे छोटे पार्ट्स में देते हो, है ना। तो जब हम आवेश की कुछ मात्रा को जब देते हैं शुरू में, क्योंकि ये शून्य पोटेंशियल पर है, इस पर ज़ीरो पोटेंशियल है, तो हमें थोड़ा सा पहले आवेश देने में हमें कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे आप आवेश की मात्रा को बढ़ाते जाओगे तो हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। धीरे धीरे वही कार्य क्या होता है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। सेम वही डेफिनेशन है। तो किसी आवेशित संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उसे आवेशित करने में बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक है, हमने मान लिया कि संधारित्र की जो धारिता है वो C है, और उसको Q वाला कूलम आवेश देने पर उसका जो विभवांतर है वो V हो जाता है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/C। ठीक है। अच्छा, अगर हम इस संधारित्र को बहुत छोटा सा आवेश DQ देते हैं, तो DQ आवेश देने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य हम कैसे निकालेंगे बच्चों। फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, V इज इक्वल टू W/Q होता है। तो यहीं से हमने लिया है, ये हमारा DW और ये DQ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, dW/dQ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो DW इज इक्वल टू V इंटू DQ आ जाएगा। V की वैल्यू आपने ऊपर निकाली थी, क्या थी, Q/C इंटू DQ। ठीक है। अब ये तो हमने मतलब बहुत छोटा सा आवेश DQ दिया, तो हमने बहुत छोटा सा कार्य DW किया। लेकिन अब अगर टोटल आवेश Q देना है तो नेट कार्य कितना करना पड़ेगा, 0 से लेके Q तक इंटीग्रेशन कर दीजिए DW का, तो जाएगा Q/C DQ। ये बच्चों कई बार ये स्टेप आया है, आप लोग को मैंने बताया भी है। अगर हमें बहुत छोटा सा कार्य पता हो, बड़ा कार्य निकालना है ना, तो हम क्या करते हैं, उसमें इंटीग्रेशन कर देते हैं, लिमिट लगाते हैं, जब शुरुआत में जो वैल्यू और लास्ट में कहाँ तक हमको चाहिए वहाँ तक। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा DW की वैल्यू अपने Q/C DQ निकालें, यहाँ रख दीजिए। इस 1/C को बाहर ले लीजिए, Q इंटू DQ। अब ये तुम्हारा इंटीग्रेशन करके क्या जाएगा, Q² कैसे आया, कई बार मैंने बताया आप लोग को। फॉर्मूला होता है x⁴n dx इज इक्वल टू x⁴n+1/n+1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना, Q इंटू DQ। तो ये हो जाएगा Q की पावर, यहाँ n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1+1/1+1 यानी कि Q²/2। तो इस तरीके से Q इंटू DQ का जो इंटीग्रेशन हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, Q²/2, और लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, 0 से लेके Q तक। ठीक है। अब पहले इसमें हायर लिमिट रखेंगे, तो 1/C हो जाएगा Q² माइनस, फिर Q की जगह यहाँ क्या रखेंगे, 0, तो हो जाएगा 0/2। ये वैल्यू हमारी पूरी 0 हो गई। तो हमारा जगह 1/C इंटू Q²/2 ये आ गया। इस 1/2 को बाहर निकाल लेना, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 Q²/C। 2 को आगे लिख लेना, C को इसके नीचे लिख लेना। ठीक है। तो ये जो नेट कार्य हमने किया है, यही कार्य क्या होगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो इसी कार्य को हम U से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। तो यही कार्य हमारा क्या हो गया, U इज इक्वल टू 1/2 Q²/C। ठीक है। अब ये तो Q और C के टर्म्स में, अगर C और V के टर्म्स में निकालना तो Q को रिप्लेस करना पड़ेगा। Q इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V। इसको आप यहाँ पर रख दीजिए। U इज इक्वल टू जगह 1/2, क्योंकि Q² है तो C इंटू V यानी कि C² इंटू V²। ठीक, C से C कट जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, 1/2 CV²। ठीक, एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया। अब हमें अगर इसको V और C के टर्म्स में निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सॉरी V और C के टर्म्स में तो ये हो गया। हमें इसको Q और V के टर्म्स में निकालना है, C को रिप्लेस करना पड़ेगा। C इज इक्वल टू क्या होता है, Q/V। यहाँ पर रख के इसको सॉल्व कर लो बच्चों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 Q इंटू V। तो ये हमारी क्या हो गई, किसी आवेशित संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, वो क्या होती है, वो उस बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा ऊर्जा घनत्व। कि ऊर्जा घनत्व क्या होता है। देखो बच्चों, अभी हम लोगों ने विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाली,
क्या होती है विद्युत स्थितिज ऊर्जा? किसी आवेश संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उसे आवेशित करने में बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम एकांक आयतन की निकालें, मेरे पास जो संधारित्र है, अगर सपोज संधारित्र का जो आयतन है वो हमने मान लिया कैपिटल वी है। ठीक है, तो कैपिटल वी आयतन की जो पोटेंशियल एनर्जी वो तो यू है। ठीक, कैपिटल वी आयतन वाले संधारित्र की ये वी क्या है हमारा यहाँ? वॉल्यूम। ये क्या है हमारा यहाँ पर? वॉल्यूम है। तो वी आयतन वाले संधारित्र की जो पोटेंशियल एनर्जी वो यू है, तो एकांक आयतन वाले की क्या हो जाएगी? यू अपॉन वी। यही प्रति एकांक आयतन की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इसे हम कहते हैं ऊर्जा घनत्व, और इसको स्मॉल यू से लिखते हैं। ठीक है, तो प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है, एकांक आयतन में किसी संधारित्र के एकांक आयतन में प्लेटों के बीच में जो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? ऊर्जा घनत्व। हमने मान लिया प्लेटों का क्षेत्रफल ए है और डी क्या प्लेटों के बीच की दूरी है, अगर तो जो उसका कैपेसिटेंस होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन डी, या के क्या किसी माध्यम का परावर्तितांक है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर विभवांतर वी हो तो यू इज इक्वल टू 1/2 CV² होता है। सी की वैल्यू यहाँ से इसमें रख दो, हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के ए के अपॉन डी V², ये आ गया V²। ठीक, अब इसको हटा दीजिए, इतना आ गया हमारा। ठीक है, अब हमने क्या किया कि मुझे आयतन एकांक करना है, तो मैंने क्या किया कि D को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और D को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया V² इंटू डी और ये हो जाएगा D²। ठीक, अब V² तो मैं इसके अंदर ले लूँगी और A को इस D के साथ ले लूँगी, तो अंदर मेरे पास क्या बन जाएगा? 1/2 KA एप्सिलॉन नॉट V² अंदर आ गया, V² अपॉन D²। ए हमारा बाहर आ गया डी के साथ, ए इंटू डी। ये हमारी क्या हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है कि जो विभवांतर होता है वो E इज इक्वल टू वी अपॉन डी होता है। पीछे आपने देखा था कि हमारा पास ये फॉर्मूला U इज इक्वल टू क्या आ रहा था? U इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा था 1/2 K एप्सिलॉन नॉट V² अपॉन D², फिर यहाँ पर आ रहा था A इंटू डी। तो इस V अपॉन डी को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? E से। अब ये दोनों का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? E² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा U इज इक्वल टू 1/2 K एप्सिलॉन नॉट E² A इंटू डी। अब देखो बच्चों, क्षेत्रफल इंटू दूरी, ये हमारा क्या होगा? एक तरीके से आयतन हो गया। तो अगर हम इसमें आयतन का भाग लगा दें इधर भी और इधर भी, तो हमको क्या मिल जाएगी? प्रति एकांक आयतन की पोटेंशियल एनर्जी। तो वही मैंने किया, म्यू U अपॉन ए डी, है ना। इसको हम अगर चाहें तो म्यू इज इक्वल टू, आप चाहो तो U अपॉन यहाँ लिख सकते हो वी को मैंने रिप्लेस कर दिया यहाँ पर A इंटू डी से। ठीक, अब U की वैल्यू को यहाँ रख दो तो A इंटू डी कट जाएगा, फॉर्मूला मेरा क्या आ जाएगा? म्यू इज इक्वल टू 1/2 K एप्सिलॉन नॉट E²। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व मतलब प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा। ये तो जब आप कोई माध्यम रखते हो तब हो गया। मान लो अगर प्लेटों के बीच में कोई माध्यम नहीं है, वायु है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। जब 1 रखोगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रखना। न्यूमेरिकल्स में आप जो आपको जो भी वो दिया हुआ है क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले को आप क्या करोगे? यूज़ करोगे। ठीक है, अब जो संधारित्र है इसका क्या उपयोग होता है ये मैं आप लोगों को पिक्स भेज दूँगी। इसका उपयोग हम लोग किस किस काम में करते हैं तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद संधारित्र का वैसे जो उपयोग किया जाता है वो आपका विद्युत उपकरणों में किया जाता है। उसका उपयोग आवेश का संचय करने में किया जाता है, ऊर्जा का संचय करने में किया जाता है। उसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में हम कैपेसिटर्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जितने भी तुम्हारे साइंटिफिक रिसर्चेज होती हैं, साइंटिफिक स्टडीज़ होती हैं, उन सब में भी हम क्या करते हैं? जो कैपेसिटर्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं। आजकल तुम लोग जितनी भी ऑटोमेटिक सिस्टम्स देखते हो, है ना, तो उनमें भी कैपेसिटर्स का यूज़ होता है। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं उन सब में क्या किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, ये है हमारा वॉन डे ग्राफ जनरेटर। ठीक है, अब ये वॉन डे ग्राफ जनरेटर होता क्या है
देखो जो वॉन डे ग्राफ जनरेटर का इसका मेन काम क्या है, उसका मेन काम ये है कि वो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज के पोटेंशियल को उत्पन्न करता है। जब बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज का पोटेंशियल हमारे पास होगा तो विद्युत क्षेत्र भी बहुत प्रबल होगा। अब जब विद्युत क्षेत्र बहुत प्रबल होगा तो हम इस विद्युत क्षेत्र का प्रयोग जो हमारे आवेशित कण होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इनको त्वरित करके, मतलब उनकी स्पीड को बढ़ाकर हम उनकी ऊर्जा में वृद्धि करने में करते हैं। जैसे कि मान लो आपको अगर, जैसे कि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं जिनमें हम इलेक्ट्रॉन की जिनमें हम प्रोटॉन की या न्यूट्रॉन की आपस में कोलिजन कराते हैं या उनका रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या किया जाता है वहाँ पर प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स को, इनको हाई एनर्जी दी जाती है। तो उनको हाई एनर्जी देने के लिए त्वरित करना पड़ता है। त्वरित कैसे करोगे आप? इस वॉन डे ग्राफ जनरेटर का यूज़ करके। ये वॉन डे ग्राफ जनरेटर क्या करता है, ये इतना ज़्यादा हाई पोटेंशियल उत्पन्न करता है कि इससे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बहुत ज़्यादा हो जाती है और इससे जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उनकी त्वरित होकर उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, ये त्वरित होंगे, यानी कि इनकी वेग बढ़ेगा। जब वेग बढ़ेगा तो इनकी ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। अब जो वॉन डे ग्राफ जनरेटर होता क्या है बच्चों, देखो ये मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखा रही हूँ। इस डायग्राम में आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर हमने ये क्या लिया है, एक गोली चालक लिया है। ये गोलीय चालक ए और बी दो स्टैंडों पर खड़ा है। ये दोनों स्टैंड मेरे कैसे अचालक स्टैंड है। ठीक। P1 और P2 ये दो पुलीज हमने यहाँ पर ली हैं, दो घिरनियाँ ली हैं, और ये एक मेरी बेल्ट है, सिल्क की बेल्ट होती है, ये सिल्क की होती है या नायलॉन की बेल्ट लेते हैं हम लोग। ठीक है। और ये जो हमारे क्या होते हैं, कॉम होते हैं, C1 और C2 दो कॉम है। इस C1 कॉम को हमने क्या किया, हाई टेंशन सोर्स से हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव सिरे से यहाँ पर हम इसका पॉजिटिव सिरा यहाँ जोड़ते हैं और इसका जो नेगेटिव सिरा है हाई टेंशन सोर्स का, उसको हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। अच्छा, नीचे वाली जो पुली होती है P1, इसको यहाँ पर मोटर से जोड़ा जाता है, जिससे हम क्या करें, मोटर से इसको घुमा सके। मोटर से क्या करोगे, ये पुली घूमेगी। जब ये पुली घूमेगी तो बेल्ट भी क्या होगी, घूमकर हमारे ऊपर की तरफ जाएगी, फिर नीचे, मतलब दोनों घिरनियों के बीच में जो बेल्ट होगी हमारी, वो क्या करेगी, मोशन करेगी। ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन बच्चों आप लोगों को समझ में आ गई। चाहो तो मैं एक बार, ये बुक में है, मैं आप लोगों को पढ़कर ही बता देती हूँ, पर इस पिक से आपको क्लियर भी हो जाएगा। देखो इसमें दिया हुआ है, इसमें ये हमारा धातु का एक गोला होता है एस, जो दो स्टैंड ए और बी पर क्या हुआ, खड़ा हुआ है, और इसमें रबर की या फिर सिल्क की या फिर नायलॉन की हम क्या करते हैं, ये एक एंडलेस डोरी देते हैं। ये जो बेल्ट है आपकी, ये क्या है, बेल्ट है, एंडलेस डोरी है। इसका मेन काम क्या है कि जो आयंस होते हैं उनको ये P1 से P2 तक ले जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर ये दो निकले सिरे वाले कॉम लगे हुए हैं, C1 और C2। ठीक है। C1 जो होता है वो ये हमारा निचला कंडक्टर है, C2 हमारा जो होता है ये हमारा जो निचला कंडक्टर होता है ये हाई टेंशन सोर्स से जोड़ा होता है, पॉजिटिव सिरे से जोड़ा होता है, और इसका जो हाई टेंशन सोर्स का नेगेटिव सिरा वो ग्राउंडेड होता है। ठीक है। और जो C2 कॉम्ब है ये ऊपरी चालक में होता है, और ये गोले का आंतरिक जो तुम्हारा एस गोला था उसके इनर सरफेस को टच करता है। इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम जो आपका धनायन बेल्ट के ज़रिए आपका P1 से P2 पुले की तरफ आता है, तो ये धनायन जब यहाँ पर पहुँचेगा तो ये C2 क्या होगा, इसको टच करेगा। तो C2 से होते हुए बाहरी आवेश पर या बाहरी गोली चालक पर जो आवेश है वो हमारा चला जाएगा। ठीक है। अब इसमें बच्चों ये तो होगी इसकी कंस्ट्रक्शन। इसके बाद आता है इसकी सिद्धांत। इसका मेन सिद्धांत क्या है। ठीक है। देखो इसका सिद्धांत में इसके दो मेन सिद्धांत हैं। क्या है, पहला मेन सिद्धांत ये है कि अगर कोई R त्रिज्या का हमने अगर एक खोखला चालक लिया है, ठीक है, तो जो भी आप आवेश दोगे वो आवेश क्या होगा, इसके पृष्ठ पर क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर आपने गोली चालक को Q आवेश दिया है तो जो आवेश होगा वो क्या होगा, ये पूरा प्लस Q आवेश इसके बाहरी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जो विभव का मान होगा वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। एक तो ये है। दूसरा मेन सिद्धांत क्या है कि वायु में जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है वो शार्प पॉइंट से बहुत ज़्यादा होता है। मान लो आपका कोई चालक है, ये सिरा हमारा बहुत शार्प है, इस तरीके से कोई मान लो कोई गोली चालक नहीं, कोई बॉडी है, ये सिरा शार्प है, ये सिरा थोड़ा शार्प नहीं है, क्योंकि ये सिरा पॉइंटेड है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q/A, यानी कि
जो ए है यानी कि ये सिग्मा अपॉन पाई आर स्क्वायर मेन होता है। एक अगर गोली चला लेंगे तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, या आप इसको यहाँ सिग्मा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r भी लिख सकते हो। मतलब त्रिज्या जहाँ बहुत कम होगी, आर का मान जितना कम होगा सिग्मा का मान क्या होगा उतना ही ज़्यादा होगा, है ना। तो जब त्रिज्या कम होगी तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा, जो आवेश पृष्ठ घनत्व होगा वो ज़्यादा होगा। तो जो नुकीले सिरे होते हैं उन पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है वो सबसे पहले वहाँ से शुरू होता है, ठीक है। प्रायोरिटी वहाँ पर दी जाती है, बाकी इसके बाद जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा बाकी से शुरू होगा, ठीक है। तो जो तीक्ष्ण नुकीले सिरे होते हैं वहाँ पर आवेश पृष्ठ घनत्व बहुत ज़्यादा होने के कारण वायु में जो आवेश का जो लीकेज होता है वो ज़्यादा होता है। ये मेन दो आपके क्या हो गए, कंस्ट्रक्शंस हो गई। तो आप जो कॉम्ब यूज़ करते हो, आपने क्या किया, ये कॉम्ब यूज़ किया है, ये हमारी क्या है, बेल्ट है। तो क्या होता है कि इसमें मेन होता क्या है कि आपने इसको पॉजिटिव चार्ज से क्या कर दिया, टच कर दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है वो इन नुकीले सिरों पर यहाँ पर आ जाता है। लेकिन क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज हमारा मूव नहीं कर सकता, है ना, तो इसको डिस्चार्ज करने के लिए इस बेल्ट से इलेक्ट्रॉन निकलकर इन पॉजिटिव सिरों पर आ जाते हैं और इसको क्या कर देते हैं, ये न्यूट्रल कर देते हैं। जब ये न्यूट्रल हो जाएंगे तो इस बेल्ट पर क्या रह जाएगा, धनायन पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस बेल्ट पर क्या आ गया, हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक। इसको हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। समझ में आया। चलो बच्चों, अब इसके बाद में आप लोगों को इसकी वर्किंग समझा देती हूँ। मेन आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, इसकी मेन वर्किंग क्या है, इसकी मेन वर्किंग आप लोग देख लीजिए। इसमें हमने क्या किया, देखो बच्चों, हमने इस जो पुली को, ये जो घिरनी है, इसको हमने मोटर से कनेक्ट कर दिया, जिससे मोटर के साथ से क्या होगा, ये घूम सकेगी, है ना। और इसको हमने क्या किया कि एक हाई टेंशन बैटरी से जोड़ा था, इसके पॉजिटिव सिरे से जोड़ा था। अभी मैंने आप लोगों को ये चीज़ समझाई, ये सिद्धांत मैंने आप लोगों को समझाया कि जब हम इसको पॉजिटिव सिरे को यहाँ पर जोड़ते हैं तो क्योंकि ये सिरे नुकीले हैं तो इन पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, आ जाता है। और ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ये बेल्ट हमारी किसकी है, सिल्क की है या नायलॉन की है, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये चार्ज तो मूव नहीं कर सकता, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर सकता है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ से इन सिरों पर आकर क्या करते हैं, इस चार्ज को क्या करते हैं, न्यूट्रल करने का प्रयास करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस बेल्ट से इन नुकीले सिरों पर आएंगे और आके जब यहाँ पर वो हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे उसके नेगेटिव सिरे से उतने इलेक्ट्रॉन निकल कर क्या होंगे, पृथ्वी में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए तो इस जो नायलॉन बेल्ट थी इस पर कैसा चार्ज आ गया, हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये क्या हो रही है, बेल्ट हमारी घूम रही है, इस सिल्क की बेल्ट के थ्रू क्या होती है, इस P2 घिरनी पर पहुंच जाते हैं। जैसे ये P2 घिरनी पर पहुंचते हैं, यहाँ पर पहुंचते हैं, ये जो चार्ज है, क्योंकि ये जो कॉम्ब है वो इसको टच कर रहा है, तो ये जो चार्ज है वो इस कॉम्ब से होते हुए चालक के भारी पृष्ठ पर चला जाता है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, धीरे धीरे जो चार्ज होता है इस चालक के भारी पृष्ठ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और एक कंडीशन ऐसी आती है कि इस चालक के भारी पृष्ठ पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हमारा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों कि जब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है तो इलेक्ट्रिक ब्रेक, चारों तरफ क्या है, हमारी वायु है, तो जो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के कारण क्या होता है, वायु में हमारा क्या होता है, ब्रेकडाउन होने लगता है और वायु में जो चार्ज है उसका लीकेज होने लगता है। तो इस लीकेज को रोकने के लिए कि जो हमारा जो चार्ज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है वो वायु में लीकेज ना हो, हम क्या करते हैं, इसको एक स्टील के आवरण से बंद कर देते हैं, जिसमें हाई प्रेशर पर नाइट्रोजन और मीथेन इनर्ट गैसेस डाली जाती है, जिससे कि वो रिएक्शन ना करे। तो उससे क्या होगा, जो चार्ज यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है वो वायु में लीकेज नहीं हो पाएगा और यहाँ पर बहुत ज़्यादा, अगर आप इसको एयर में रख दोगे तो इतना पोटेंशियल हमारे पास इकट्ठा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप इसको किसी स्टील के आवरण से इसको ढक देते हो और इसमें गैस भर देते हो तो हमारा क्या होगा, उतने ही उसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा चार्ज यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा और पोटेंशियल का मान क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जो पोटेंशियल का मान होगा यहाँ पर वो हमारा क्या होगा, अभी तुम लोग को मैंने बताया कि V इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, Q/R। अगर Q क्या है, संचित आवेश की मात्रा, जो गोला आपका चालक गोला बाहर है उस पर अगर Q आवेश इकट्ठा होता है
यहाँ पर जो आवेश इकट्ठा हो रहा है, अगर वो Q आवेश इकट्ठा होता है तो जो V होगा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r, जहाँ r क्या है, इस गोलीय चालक की त्रिज्या। ठीक है, तो जब पोटेंशियल हमारा ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से हम क्या कर सकते हैं, बहुत धनावेशित कणों को बहुत ज़्यादा वेग तक एक्सेलरेट कर सकते हैं। और इन धनावेशित कणों का प्रयोग हम किस में कर सकते हैं, जो तुम्हारे न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उनमें इन धनावेशित कणों का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो अब तुम लोग, मैं आशा करती हूँ कि बॉन्डे ग्राफ जनरेटर समझ में आया होगा, और मैं आपको इसका वीडियो भेज दूँगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो।